नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर आपका अपने YouTube चैनल ACC फुल प्रयास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स का एक टॉपिक्स प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। चलते हैं। पहला टॉपिक्स प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर सीधी रेखीय गमन पथ से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या तो फ्रेंड्स कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक नोट है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, परंतु जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्या होती फ्रेंड्स कि जिस माध्यम में प्रकाश अधिक वेग से चलती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल मध्यम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। चूँकि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न होता है, इसलिए प्रकाश के वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश का माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहलाता है, और वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। अपवर्तनांक। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग c0 हो तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग cm हो, तो उस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर c0/cm, जहाँ म्यू अपवर्तनांक। फ्रेंड्स, क्या होती फॉर्मूला कि अपवर्तनांक बराबर कि निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है। विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यम के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक्स अपवर्तन के नियम पर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही सतह में होते हैं। कहता फ्रेंड्स कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही सतह में होते हैं। दूसरा हो गई आपतन कोण की ज्या, अर्थात आपतन कोण के साइन का मान
तथा अपवर्तन कोण के साइन के मान का अनुपात एक स्थिरांक होती है। अपतन कोण के साइन का मान तथा अपवर्तन कोण के साइन का मान एक के अनुपात एक स्थिरांक होता है। अपतन कोण के साइन के मान तथा अपवर्तन कोण के साइन के मान का अनुपात एक स्थिरांक होता है जो उन माध्यम पर निर्भर करता है जिससे होकर प्रकाश किरण गुजरती है। जो उन माध्यम पर निर्भर करता है जिससे होकर प्रकाश गुजरती है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बटा म्यू 1, एक बराबर स्थिरांक कांस्टेंट नियतांक, जहाँ म्यू 1 तथा म्यू 2 क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। नोट, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम जो है ये अपतन कोण की साइन का मान और अपवर्तन कोण के साइन के मान का अनुपात एक स्थिरांक होती है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे फ्रेंड्स, पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कांच स्लैब से निकलने वाले निर्गत तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या होती है फ्रेंड्स कि ये जो कांच स्लैब है इससे ये प्रकाश प्रवेश करती है, लेकिन अभिलंब पर ये बाहर विरल माध्यम और अंदर सघन माध्यम है, कांच है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर जब ये बाहर निकलती तो फिर ये विलंब से दूर भागती, लेकिन पहले पथ और लास्ट के पथ के बीच की जो ये लांबिक दूरी है इसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगला है वे कारक जिस पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है। वे कारक जिस पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है, इसमें पहला है पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि जितना कांच मोटा होगा उतना वो सघन होगा, तो पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा। अगला, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। अगला, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। कांच स्लैब के अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था पार्श्विक विस्थापन किन किन कारणों से होता है और पार्श्विक विस्थापन का क्या संबंध है। अगला फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। कुछ प्रमुख प्रकाशीय भ्रम इस प्रकार है। पहला, पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी मुरा एवं छोटा प्रतीत होता है। पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी मुरा एवं छोटा प्रतीत होता है। अगला, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अक्षर लिखा हुआ है उस पर कांच का स्लैब रखेंगे और देखेंगे तो वह उठा हुआ प्रतीत होगा। अगला, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में मछली को मछुआरे जब भेजते हैं तो उसमें दिक्कतें आती है, कठिनाई आती है। अगला टॉपिक है कि लेंस। अगला टॉपिक है लेंस। जो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस का एक भाग वक्रित अवश्य रहता है। लेंस का एक भाग वक्रित अवश्य रहता है। यह
प्रायः कांच का बना होता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। लेंस या तो गोलीय सतहों से घिरा होता है या बेलनाकार सतहों से घिरा होता है। लेंस या तो गोलीय सतहों से घिरा होता है या बेलनाकार सतहों से घिरा होता है। गोलीय सतहों से घिरे लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं तथा बेलनाकार सतह से घिरे लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। क्या होता फ्रेंड्स, लेंस जो होती है वह ज्यामितीय सतह है। लेंस है, लेंस क्या है, वह ज्यामितीय सतह है और वह कांच से बना होता है और दोनों तरफ होता है। दो सतहें होती है इसमें, लेंस में दो सतहें होती है और दोनों का फोकस अलग अलग होता है। अगला, गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो। ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उभय उत्तल लेंस जो दोनों तरफ से उठा हुआ होता है। समतलोत्तल लेंस कि एक तरफ समतल और दूसरे तरफ समतल और दूसरे तरफ उत्तल है। अवतलोत्तल लेंस इधर से अवतल परंतु इधर से उत्तल है। तो ये हो गया गोलीय लेंस का जो उत्तल लेंस है वह उत्तल लेंस का प्रकार। से उत्तल लेंस का हो गया ये प्रकार। अगला है अवतल लेंस। ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो। ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस जो दोनों तरफ से अवतल हो। समतलावतल लेंस जो एक तरफ से समतल और दूसरे तरफ से अवतल हो। अगला है उत्तलावतल लेंस जो एक तरफ से उत्तल और दूसरे तरफ से अवतल हो। तो फ्रेंड्स देखिए, गोलीय दर्पण से देखिए फ्रेंड्स, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ पद है, जिसमें पहला वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। चूंकि लेंस में दो सतहें होती है इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। चूंकि लेंस में दो सतहें होती है इसलिए इसकी दो वक्रता केंद्र भी होते हैं तथा दो वक्रता त्रिज्या भी होती है। और तो फ्रेंड्स, प्रधान अक्ष पर प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे आता है फोकस। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ क्या होती है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस में ये तो फोकस पर मिलती है, लेकिन ये देखिए लग रहा है कि फोकस से निकल रही है। ये लग रहा है फोकस से निकल रही है। अगला, लेंस के दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। वो अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। अगला है प्रकाशीय केंद्र। लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है।
लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मोटा लेंस है, इसलिए यहाँ पर आके ये क्या हो गया कि मोटा लेंस है, तो ये बाहर तो विरल था, अंदर सघन था, और ये क्या हो गई कि परावर्तित हो गई, परंतु अपवर्तित हो गई, अपना बदल दिया, अपना रूट बदल दिया। परंतु ये पतला लेंस है जिसके कारण प्रकाश की किरणें सीधे गमन कर गई। यहाँ पर है कि लेंस की सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अगला टॉपिक है फोकसांतर या फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकसांतर या फोकस दूरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकसांतर को नाभ्यांतर भी कहते हैं। अगला उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। देखिए, पहला, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजर जाती है। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद उसके फोकस से गुजर जाती है। दूसरा, पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। लेंस के सामने विभिन्न स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, जब वस्तु AB लेंस के फोकस F1 एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब A'-B' लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी ओर वस्तु के पीछे बनता है। जब वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस F1 के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु इसी ओर है और इसी ओर यहाँ पर वस्तु के पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब क्या होता है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा है, वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरा, जब वस्तु को लेंस के फोकस F' पर रखा जाए, जब वस्तु AB को लेंस के फोकस F' पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत पर बनता है। देखिए क्या होती है कि जब वस्तु को F' पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी तरफ ये अनंत पे जाके बनेगी और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगला है कि जब वस्तु को
टू एफ डैश और एफ डैश के बीच रखा जाए, टू एफ डैश और एफ डैश के बीच रखा जाए। देखिए, जब वस्तु ए बी को लेंस के सामने टू एफ डैश और एफ डैश के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर टू एफ डैश के आगे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं कि एफ डैश और टू एफ डैश के बीच वस्तु को रखा गया ए बी को, तो वह क्या होगी कि इसका जो प्रतिबिंब है वह टू एफ के बाहर बनता है, टू एफ के बाहर बनता है, ए डैश बी डैश टू एफ के आगे बनता है। यह प्रतिबिंब टू एफ से बाहर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला देखिए, जब वस्तु टू एफ डैश पर रखा जाए, जब वस्तु ए बी को लेंस के सामने टू एफ डैश पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर टू एफ पर बनता है। ये देखिए, जब वस्तु ए बी को टू एफ डैश पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ ए डैश और बी डैश टू एफ पर ही बनता है, और यह प्रतिबिंब टू एफ पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। अगला, जब वस्तु को अनंत और टू एफ डैश के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और टू एफ डैश के बीच रखा जाता है, क्या होता है कि जब वस्तु ए बी को लेंस के सामने अनंत और टू एफ डैश के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर एफ और टू एफ के बीच बनता है। तो फ्रेंड्स, जब वस्तु ए बी देखिए टू एफ डैश के बाहर रखी हुई है तो ऐसे में जो इसका प्रतिबिंब है वह एफ और टू एफ के बीच बन रहा है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। अगला, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। देखिए, चूंकि वस्तु अनंत पर है इसलिए इससे निकली हुई सभी किरणें लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस पर अभिसरित होती है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। आगे है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पहला है, जब वस्तु अनंत पर रखा जाए। चूंकि वस्तु अनंत पर है इसलिए इससे निकली हुई किरणें लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चलकर अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें लेंस के फोकस से अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जब अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो वहाँ से चल रही किरणें जब दर्पण से लेंस से अपवर्तित होती है तो लग रहा है कि फोकस से होके आ रही है, पर ऐसा नहीं है। लग रही फोकस से होके आ रही है, इसलिए प्रतिबिंब फोकस से बनता है और ये काल्पनिक बनता है, सीधा भी है। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए। जब वस्तु ये भी अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर अनंत और फोकस के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के उसी ओर फोकस और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता फ्रेंड्स कि अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए। जब वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए, देखिए ये प्रकाशीय केंद्र हो गई
और वस्तु इससे और अनंत के बीच रखा हुआ ए भी है, तो इसका प्रतिबिंब उसी ओर प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच बनता है, प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच बनता है। जो सीधा है, काल्पनिक है और वस्तु से छोटा भी है, ताकि अवतल लेंस की बाईं ओर की फोकस दूरियां क्या होती है, अगला टॉपिक से लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की लेंस की क्षमता अर्थात पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहती है। प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहती है। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, यदि किसी लेंस की क्षमता P तथा उस लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है जब फोकस दूरी मीटर में होती है। फ्रेंड्स, जब फोकस दूरी मीटर में हो, जब फोकस दूरी मीटर में हो तो ये 1/f होती है, परंतु जब सेंटीमीटर में हो तो P बराबर, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f होगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होती है, और डायप्टर तभी होती है जब फोकस दूरी मीटर में होती है। लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता क्या होता है, जब अनेक पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता उन लेंसों के अलग अलग क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर होता है। क्या था फ्रेंड्स, जब ढेर सारे पतले लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो जो उनकी कंप्लीट क्षमता होगी वो होगा सभी लेंसों के क्षमताओं के योग के बराबर। यहाँ देखिए लिखा हुआ। आगे अगला टॉपिक से उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान। तो फ्रेंड्स, एक तो स्पर्श करके होती और दूसरा बिना स्पर्श किए हुए पहचान की जाती है। तो क्या है, पहला स्पर्श करके। किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच प्लेट को बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। पहला इसका, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ होता है वह उत्तल लेंस होता है। जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ अर्थात उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अगला है कि जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह समतल होता है, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह समतल होता है वह कांच का वृत्ताकार प्लेट होता है। और दूसरा है कि बिना स्पर्श करके किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच का वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली ले जाने पर देखा जाता है कि क्या देखा जाता है फ्रेंड्स, देखिए तो पहली कि यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देती है तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है तो वह उत्तल लेंस होगा। दूसरा, यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस होगा। और तीसरा है कि यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देती है तो वह कांच का प्लेट होगा, तो वह कांच का प्लेट होगा। अगला टॉपिक हमारा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। डिफरेंस, एक तरफ उत्तल लेंस और दूसरी तरफ अवतल लेंस लिखा हुआ। उत्तल लेंस में किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। इधर आइए, अवतल लेंस में किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक, काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। अवतल लेंस द्वारा
केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होती है। इसमें है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है, अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होती है। अगला है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये था इनका अंतर। और फ्रेंड्स, आज की क्लास को इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में पुनः। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।